Today we will continue chapter 1 of history for class 10th and chapter name is the rise of nationalism in Europe। तो आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक वो है द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848, यानी कि 1830 से 1848 के बीच में जो रिवोल्यूशन का पीरियड चला उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एक टाइमलाइन ले लेते हैं कि अभी तक कौन कौन सी घटनाएं हमने देखी इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले जो चैप्टर की शुरुआत हुई वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से हुई। 1789 में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद 1789 से 1799 तक फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिकली अपनी लाइफ को जी रहे थे। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर, एक कमी वहाँ पर थी कि पॉलिटिकली वो लोग स्टेबल नहीं थे, तो वहाँ पर इंस्टेबिलिटी देखी गई पॉलिटिकल। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। और 1799 में यानी कि लगभग 10 साल के बाद नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर लेते हैं, फ्रांस पर टुक ओवर कर लेते हैं, फ्रांस की पूरी पावर्स को ले लेते हैं और यहाँ पर न्यू रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे हमने पढ़ा था नेपोलियनिक कोड 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804। तो 1804 से 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में और फ्रांस के आसपास के एरिया में बहुत उत्पात मचाता है ये, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू होता है। बैटल ऑफ वाटरलू में हारने के बाद जो फ्रांस है उसके साथ एक ट्रीटी ऑफ वियना होती है। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद कंजर्वेटिज्म ईरा जो है वो दोबारा से फ्रांस के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है, जहाँ पर हमने देखा कि दोबारा से उन्हीं बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करने की कोशिश की गई। तो 1815 से 1830 तक बर्बन डायनेस्टी वहाँ पर काम कर रही थी, ठीक है। और उसी दौरान फिर 1830 में जब सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाती है फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस के लोग दोबारा से क्रांति करते हैं, दोबारा से रिवोल्यूशन करते हैं। इस रिवोल्यूशन को जुलाई रिवोल्यूशन के नाम से जाना गया, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। तो 1830 से लेकर के 1830 से लेकर के 1848 में शुरुआत दोबारा से कहाँ से हुई? फ्रांस से हुई। और फ्रांस के बाद धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन हमें और जगह भी देखने को मिला। तो इस रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की क्रांतियाँ हमें देखने को मिली, ठीक है। तो इस पर पूरा एक क्वेश्चन बल्क में आ जाता है द एज ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में। तो उसमें आपको हर एक रेवोल्यूशन के बारे में, जितना आपके बारे में इस बुक में बताया गया है, कम से कम 3 रेवोल्यूशन इसमें बताए गए हैं, तो वो तीनों ही रेवोल्यूशन आपको बोलने हैं या बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म जो है वो यूरोप के अंदर बहुत ही फेमस हो गया। ये दो आइडिया जो हैं ये पूरे यूरोप पार्ट में स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए, यानी फैलने शुरू हो गए। तो इटली के अंदर, जर्मन स्टेट के अंदर, आयरलैंड के अंदर और पोलैंड में ये नेशनलिज्म अब क्या करने लगा, फ्लो करने लगा। यानी कि यहाँ पर भी लोग आज़ादी लेने के लिए, अपने आप को एक नेशनल यूनिटी के रूप में कनेक्टिविटी दिखाने के लिए अब क्या होने लगे, उन्हें भी लगने लगा कि अब रेवोल्यूशन होनी ही चाहिए। दिस रेवोल्यूशन वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट। तो ये रेवोल्यूशन जो थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? मोस्टली जगह पर हमने देखा कि मिडिल क्लास, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, जिसमें आते थे हमारे प्रोफेसर, टीचर्स, क्लर्क, बिजनेसमैन, डॉक्टर, ठीक है। तो ये सभी लोग इसमें शामिल थे। अब बात करते हैं हमारे रेवोल्यूशंस की। 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन सबसे पहले फ्रांस में ही देखने को मिला। हमने देखा था कि 1815 में वहाँ से डेमोक्रेसी को हटाया गया था। यह नेपोलियन बोनापार्ट ने जो मोनार्क सिस्टम स्थापित किया था, क्योंकि वो युद्ध हार चुका था तो उसे हटा दिया गया था और दोबारा से वहाँ पर बर्बन किंग को या बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था। तो 1815 से लेकर के 1830 में इन रिवोल्यूशनरी जो है वो काम कर रहे थे फ्रांस के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ जो मोनार्क थे उन लोगों ने भी पूरी कोशिश की कि उन्हें यहाँ से हटाया जाए, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। और इन द एंड जो हमारी फ्रांस के लोग थे, जो फ्रेंच पॉपुलेशन थी, उन्होंने दोबारा से बर्बन किंग को ओवरथ्रो किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया गया और लुइस फिलिप को इसका हेड बनाया गया, क्योंकि लुइस फिलिप की ही अगुवाई में बर्बन डायनेस्टी को यहाँ से
हटाया गया था, तो उन्हें ही लुईस फिलिप को ही हेड बना दिया गया। तो इस तरह से जुलाई रेवोल्यूशन शुरू हुई थी और ये फ्रांस का जो हम कहेंगे कि फ्रांस के अंदर दोबारा से रेवोल्यूशन जो है क्रांति देखने को मिली और धीरे धीरे ये और जगह पर डाइवर्ट होने लगी। अब फ्रांस के ही नज़दीक अगर आपने देखा हो तो बेल्जियम इसके नज़दीक है। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल, जो कि हमने सिविक्स के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में भी किया था। बेल्जियम का एक पावर शेयरिंग का उदाहरण देखा था। तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल। ब्रसल्स में भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, क्रांति शुरू हुई। देखो बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड के अंडर था, यानी कि नीदरलैंड के लोग या नीदरलैंड के शासक वहाँ पर शासन किया करते थे बेल्जियम में। तो बेल्जियम क्या करता है, अपने आप को फ्री करवाने की कोशिश करता है किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है और इन द एंड बेल्जियम भी अपने आप को एक नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश कर लेता है। इसके बाद हमारा थर्ड जो रेवोल्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, जिसको ग्रीक रेवोल्यूशन भी कहते हैं हम लोग। ग्रीक रेवोल्यूशन काफ़ी लंबे समय से चलने वाला रेवोल्यूशन था। ये क्रांति ऐसे नहीं थी कि 1 साल या 2 साल के अंदर ख़त्म हो गई, काफ़ी पुराना इन लोगों ने अपना संघर्ष जो है वो चलाया हुआ था। तो 1821 से ग्रीक के लोगों ने अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए कुछ संघर्ष शुरू किए थे, जिन्हें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ओटोमन एम्पायर सेटअप इन ग्रीक के अंदर या ग्रीस के अंदर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर ओटोमन एम्पायर जो है वो वहाँ पर राज कर रहा था। ओटोमन तुर्क जो हैं या ओटोमन टर्क जो हैं वहाँ पर रूल करते थे, और ग्रीक के जो लोग हैं बेसिकली वहाँ पर क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते थे। क्रिश्चियनिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी होते हुए भी वहाँ पर तुर्क लोगों का शासन था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच था कि पॉपुलेशन ज़्यादा क्रिश्चियन की है, लेकिन वहाँ पर जो एम्पायर है वो ओटोमन एम्पायर है जो कि तुर्क से बिलोंग करते थे। ग्रीक को कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, यानी कि यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता था उसे। पूरी की पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुई थी वो ग्रीस से ही हुई थी, लेकिन ग्रीस के अंदर क्या हो रहा था, उस समय पर तुर्क लोग शासन कर रहे थे और जो वहाँ की जनता थी वो मोस्टली क्रिश्चियन थी। तो यहाँ पर लोगों के अंदर क्या भावना थी कि वो अपने आप को नेशनल स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करें। तो उनकी मदद की वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने। तो पश्चिमी यूरोपियन कंट्री, क्योंकि वो भी क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखती थी, तो उन्होंने हेल्प की ग्रीस की। और ग्रीस में एक पोइट हुए, पोइट लॉर्ड बायरन, इन्होंने बहुत कोशिश की, ये जगह जगह पर गए, बहुत सी यूरोपियन कंट्री से इन्होंने सैनिक की मदद मांगी और अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की। लेकिन पोइट लॉर्ड बायरन जो हैं, इन्हें क्या होता है, एक फीवर आता है जिसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने एक तरह से इकट्ठा करने का काम तो कर दिया, ग्रीस को इकट्ठा तो इन्होंने किया और कोशिश की कि बहुत सारे सोल्जर्स इनकी हेल्प करें और मदद भी मांगे, और बहुत सारी कंट्रीज़ तैयार भी हो गए, लेकिन ये खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो इन द एंड 1832 में, देखिए 1821 से इन लोगों ने शुरू किया था और लगभग 11 साल के बाद 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होने के बाद जो आउटकम निकला वो ये आउटकम था कि ग्रीस को आज़ादी दे दी गई। ग्रीस जो है अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो यहाँ पर ड्यूक मेटरनिक एक और अपने स्टेटमेंट के साथ आते हैं और स्टेटमेंट है व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि फ्रांस को एक छींक आई और उसके बाद पूरे यूरोप में कोल्ड हो गया, कोल्ड फैल गया। तो इसका मतलब ये था कि स्टार्टिंग जो है रेवोल्यूशन की वो फ्रांस से हुई और फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में, यानी कि हमने देखा बेल्जियम के अंदर, फिर हमने देखा ग्रीक के अंदर, इस तरह से धीरे धीरे और भी जगह पर नेशनलिज्म जो है वो फैलने लगा। तो ड्यूक मेटरनिक ने यहाँ पर भी अपनी एक स्टेटमेंट दी। हमें ये स्टेटमेंट भी लर्न करनी है और यहाँ तक हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रोमांटिसिज्म को देखेंगे। थैंक यू सो मच।